ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, तो 2 मिनट लगेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। लाइट का मतलब है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, तो हमने प्रकाश को, लाइट के बारे में पढ़ा है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो क्या होता है, किरणों के रूप में होता है और हमें हमारी आंखों को संवेदित करता है। बात नहीं करेगा कोई, सुनो ध्यान से, रिवीजन चल रहा है। किसी को कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, पहले सुनो ध्यान से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और पूछा जाए किस प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या कर देता है, संवेदित करता है। आंखों को संवेदित करेगा और वस्तुओं का दिखाने का काम करेगा, वस्तुओं को दिखाता है ये। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। ठीक है, और प्रकाश के बाद में इसमें प्रकाश से कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे पहली घटना हम लोगों ने पढ़ी है परावर्तन। प्रकाश से होने वाली जो पहली घटना है वो परावर्तन है। और परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग फिर से अपनी उसी दिशा में फिर से वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो आने वाली किरण है, इस किरण का नाम रखा गया है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण जाने वाली है इसका नाम है परावर्तित किरण। जो किरण जाने वाली है इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये 2 किरणें हैं। और इसके जो ये मध्य जहां पर ये पॉइंट पड़ता है, इस पर एक लंब डाल देते हैं। इस लंब का नाम है अभिलंब। इस लंब का नाम है अभिलंब। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, बोलिए नहीं बीच में। पढ़ा चुके ना पूरा, तो बिल्कुल शांति से सुनिए, कोई चीज समझ में ना आए तो बताइएगा। ठीक है, बीच में टोकोगे तो दिमाग से कुछ, जो पढ़ाने वाले होंगे वो भी दिमाग से चला जाएगा। तो जो चीजें हैं पहले ध्यान से सुन लीजिए, अभी जब पूछेंगे तब बताइएगा। ठीक है, तो ये अभिलंब है। अभिलंब ये जिस बिंदु पर मिलती हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, उस बिंदु पर एक लंब डालते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर आता है परावर्तन, हो गया। फिर आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब आप बताइए परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? नहीं, 3 नियम नहीं है। परावर्तन के कितने नियम है बताओ? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम हैं। नियम कितने हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित मतलब है आने वाली, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। हाँ, अभिलंब तीनों एक ही तल में लिख दो या बिंदु, ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम है। और दूसरा नियम बहुत आसान है। नियम नंबर 2 क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से लिखा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो नियम नंबर 2 है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण जो बराबर होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर होगा। तो ये नियम नंबर हमारा 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? जो लाइट में एक पहली घटना थी परावर्तन की, परावर्तन में हमने क्या पढ़ा, इसके बीच में हमने और पढ़ा है गोलीय दर्पण पढ़ा है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रखी हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो हमने क्लास कर लिया, नहीं तो वहीं पर हो पाएगा। ठीक है, तो ये परावर्तन से संबंधित घटनाएं हो गई। अब परावर्तन से संबंधित घटनाएं जो हैं, इसमें हमने जो दर्पण पढ़ रखे हैं, दर्पण भी 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं। जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के होता है।
एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन ये है, इसमें परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ भाग होता है। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन है, इसमें जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ भाग होता है, मतलब जिधर से प्रकाश पड़ता है वो किधर पड़ता है, उभरे हुए भाग में पड़ता है। और अपवर्तन दर्पण की डिफिनीशन ये है कि इसमें जो परावर्तक तल होता है वो धंसा हुआ भाग होता है। बाहरी वाले भाग पर पेंट लगा देते हैं और अंदर वाले भाग पर प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद में ऐसे वापस रिटर्न आ जाती है। तो ये दोनों की डिफिनीशन है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ भाग होता है और अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो धंसा हुआ भाग होता है या अंदर की ओर दबा हुआ भाग होता है। तो दर्पण को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर इससे संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने देखी कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अगर कोई नोट करना चाहता है तो आप रफली नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा। आगे का टॉपिक चलूं? ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो, इसके बाद में हमने दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं सीखी थी, पढ़ी थी हमने। क्या परिभाषाएं थी? एक हमारे पास इस तरीके से दर्पण था, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है। एक मिनट, जरा इंक डाल लेते हैं, चल नहीं रहा है। पहली परिभाषा दर्पण से रिलेटेड क्या थी, कोई बताएगा मुझे? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, मुख्य बिंदु से। अच्छा, बताइए कौन बताएगा दर्पण की परिभाषा? पहली परिभाषा दर्पण से संबंधित है, गोल ध्रुव। क्या होता है ध्रुव? कॉपी में तुमने लिखा नहीं है अपनी? हैं? उस दिन लिखवाए थे, लिखा नहीं है? कहाँ है कॉपी? बन के हीरो बैठो ना, कॉपी निकाले, भूत बना देंगे तुमको मारते मारते। अभी हम किताब निकाले हम। देखो, ये हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास एक दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अगर हम इसमें पेंट बाहर की तरफ कर दे तो दर्पण कौन सा रहेगा? ये अवतल दर्पण रहेगा। अगर आप पेंट बाहर की तरफ कर दोगे तो ये अवतल दर्पण रहेगा। और इसके मध्य बिंदु से एक रेखा जाती है, यहाँ दर्पण का मध्य बिंदु है। ये M1 पॉइंट हो गया, ये M2 हो गया, ये दर्पण का मध्य पॉइंट जो है, दर्पण का मध्य बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है, पड़ने के बाद में यहाँ से वापस जाती है। जहाँ से ये वापस जाती है उसको F से लिखा जाता है। और इतनी ही दूरी पर एक C होता है पॉइंट, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इनकी सभी की डिफिनीशन हमने बताई। फटाफट 2 मिनट लगेंगे, इसको याद करते हैं। मैं पूछ रहा हूं तो कुछ भी बता दे रहे हो आप उल्टा सीधा, कि किसी बिंदु से, बिंदु नहीं होता है। अगर कोई पूछे ध्रुव किसे कहते हैं, मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा था उसकी डिफिनीशन सारी। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल। P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए तो बोला गया है कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको किससे लिखा जाता है? मध्य बिंदु जो है वो ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी डिफिनीशन हमने बताई थी इसकी, ध्रुव के बाद में मुख्य अक्ष बताई थी कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो हमने बताया था दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये डिफिनीशन है। किससे होकर जाती है? ध्रुव से होकर जाती है। ध्रुव से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष कहां से होकर जाती है? ध्रुव से होकर जाती है। दूसरी डिफिनीशन हमने बताई थी मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अगर आपसे कोई पूछे तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, ये जो है ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जाने के परावर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब बाद,
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। फिर से डेफिनेशन सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। अब डिफिनीशन है मुख्य फोकस के बाद में कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगर आपसे कोई पूछता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? वक्रता त्रिज्या और एक वर्ड है वक्रता त्रिज्या के पहले एक वर्ड है वक्रता केंद्र पढ़ लिया जाए। वक्रता केंद्र तो हमने बताया था गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है। बच्चे लिख क्या देते हैं या आप लोग गलती करते हो कि बोला जाता है गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह डिफिनीशन गलत है। यह गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है, जैसे एक कोई गोला है उससे हमने दर्पण काटा है तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किस गोले के केंद्र को? जिस गोले से काटा गया है, या ये कह सकते हो जिसका यह भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरी डिफिनीशन है इसी की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या पूछा जाए आपसे क्या होता है? वक्रता त्रिज्या अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि वक्रता त्रिज्या अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस गोले की त्रिज्या को नहीं, उस गोले की जिससे ये काटा गया है। वो यहाँ पर है नहीं, हम काट के लेके आ गए। वो जहां रखा होगा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या को मत लिख देना। तो इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये जितनी मोटी मोटी डिफिनीशन है वो हो गई। एक दो और छोटी छोटी डिफिनीशन है, पूछ। वक्रता त्रिज्या जैसे वक्रता केंद्र है वैसे डिफिनीशन है। मैं फिर से बता दे रहा हूं। ये गोलीय दर्पण हुआ तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, जैसे ये गोला है हमारे पास, जैसे ये बल्ब है तो ये बल्ब, ये गोला है, इस गोले से तुमने थोड़ा टुकड़ा काट लिया तो काटा किससे? इस गोले से काटा है तो इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? और इसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये छोटी सी डिफिनीशन थी, छोटी छोटी, जो मैंने लिखवाई थी। ठीक है, तुम अगर नहीं लिखी है तो किसी से कॉपी मांग लेना, कॉपी मैंने अच्छे से लिखवा दी है, नोट कर लेना। कॉपी में अगर तुम काम नहीं किए ना तुमको भूसा बना देंगे मारते मारते हम। अभी चेक करेंगे काम तुम लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है छोटा सा संबंध है, कभी कभी इस बार भी पूछा गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल आ जाता है। कहता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ। वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो जो संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने बताया भी था कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी कितनी होती है? आधी होती है। अगर हमारे पास वक्रता त्रिज्या 40 है तो हमारी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास में मान के चलो फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 30 हो जाएगी, जस्ट उसका डबल हो जाएगी। उल्टा अगर हम पूछेंगे तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है? तो ये हमने, अब हम लोग संबंध पढ़ने वाले हैं, देखो 3 में। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये एक वस्तु रखी होती है। ठीक है,
एक वस्तु रखी है, ये हर बार क्वेश्चन आता है, नहीं आता इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। और एक और आपको सूचना दे दें, जो 30% सिलेबस हटाया गया था कोरोना की वजह से, वो 30% सिलेबस फिर से इंक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस में। अब 1% भी सिलेबस हटा नहीं है। इस बार जब बोर्ड के एग्जाम में पेपर होंगे, वो पूरा सिलेबस आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर है कि अब आपका जो 30% हट गया था, बच्चों को थोड़ा सिलेबस कम हो जाता था तो थोड़ा दिक्कत कम होती थी, अब 1% भी नहीं हटा है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो साइंस का सिलेबस हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कुछ भी नहीं हटा हुआ है। ठीक है, पेपर में निकल चुका है। तो अब कहीं पर भी स्कूल में या कहीं पर भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। सर से भी बता देना अगर सर को नहीं पता है कि सर सिलेबस अब जो है, अब कोरोना वाला मामला खत्म हो गया, दोबारा आएगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं है तो फिर से 30% जो है इंक्लूड कर दिया गया आपके सिलेबस में। क्लियर है? देखो, तो अब हम लोग देखो यहां पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु जब यहां पर रखी है तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं। इस वाले चैप्टर में जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, वस्तु है। देखो, वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, पड़ने के बाद में कांच में उसका परावर्तन होगा और जाके कहीं प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? तो जब प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग देखेंगे कि वस्तु यहाँ जो रखी होती है उसको यू से लिखा जाता है, और जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ से जा होकर गई तो यहाँ पर प्रतिबिंब, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है इस जगह पर, ये प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है। तो दो चीजें और आप याद कर लीजिए, अगर हम कहीं वस्तु रखी है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये वाली वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को u से लिखेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे। ये भी आप याद कर लीजिए, बाकी अभी हम रिलेशन बताएंगे, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग है जो हमको पढ़ना है इसमें कि प्रतिबिंब बनने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे हमने प्रतिबिंब पढ़ाया था, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अगर आपसे कोई कहे कि सर प्रतिबिंब बता दीजिए, प्रतिबिंब बता दीजिए, तो प्रतिबिंब हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक, हाँ, एक वास्तविक है और एक आभासी है, आभासी है। और दोनों में अंतर यह है, डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है, जब आप कभी मूवी देखने जाओगे थिएटर में, तो थिएटर में पीछे से फोकस पड़ता है और पर्दे पर आगे मूवी दिखाई देती है, पीछे से फोकस आता है, वहां पर कोई टीवी नहीं लगी होती है। तो जो थिएटर वगैरह होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वो है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो, तो मिरर में अलग अलग मिरर में कोई मिरर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कोई मिरर है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो दर्पण है, हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण जो है सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे कोई पूछता है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वो हम लोग अभी बनते हुए देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्लियर है? तो पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। क्लियर है? तो चलिए हेडिंग बनाइए आप लोग, प्रतिबिंब बनाने के नियम। कॉपी पर हेडिंग बना लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसी के आगे का टॉपिक था जो हमको पढ़ना था, है कि नहीं? प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए, तो हम लिखते हैं यहां पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब हम लोग बनाने के नियम पढ़ने से पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो चैनल आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है उसको आप थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, जो आपके दोस्त हैं वो इसलिए और आपसे कहते हैं शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है।
तो इस वजह से हम और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब किसी के यहाँ जैसे हम जाके तो खुद नहीं बता पाएंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, तो जब आप वीडियो बच्चों के पास भेज दोगे तो वो देख लेंगे कि ऐसे भी पढ़ाया जाता है या ऐसे पढ़ाते हैं, तो उनको अगर समझ में आएगा तो आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है कि खराब पढ़ाया जाता है। आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, कह दीजिए देख लो, अगर समझ में आए तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ये आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए, और नहीं तो ऑर्डर देंगे फिर। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो फर्स्ट नियम है, पहला नियम ध्यान से समझना। फर्स्ट नियम है, अगर कोई हमारे पास प्रकाश की किरण है, देखो मैं ग्राफ से ही समझा दे रहा हूं, ठीक है, फिर अगर लिखना तो नीचे लिख लेना नोट करके। अगर हमारे पास में ये हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा दर्पण हमने लिया है, ये अवतल दर्पण है। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, क्योंकि हमने अंदर के धसे हुए भाग में परावर्तन कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह वापस लौटती है तो फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, विनाश हो जाए, लेकिन ये नियम जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये नियम फॉलो होगा। तो ये नियम आपको भूलना नहीं है। कौन सा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये बात आप लिख भी सकते हो, यदि कोई प्रकाश की किरण अपने आप लिख लीजिए, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। यह सत्य है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, कहीं और से नहीं गुजार देना है। अभी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, यह नहीं कि सर हमारी मर्जी, हम जहां से मन है वहां से गुजारेंगे, तो फिर कंटाप खाओगे आप लोग। ठीक है, कंटाप का मतलब तो पता होगा, ठीक है, नहीं पता है, मार के दिखाएंगे आपको। चलिए, तो ये पहला नियम है। फर्स्ट नियम यही है कि यदि कोई प्रकाश की किरण है वो कहां से होकर जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर, फोकस दूरी से नहीं, फोकस से होकर गुजरती है। ये जो है डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट नियम है। फिर सेकंड नियम पढ़ाएंगे। ये डायग्राम बना लिया, इसको बना लीजिए जल्दी से। ये F है, ये वाला पॉइंट C कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट P कर लीजिएगा। ठीक है, बस। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखो, बताएं, ये बना लिया सभी ने, नहीं बना? नियम नंबर 2 है, अगर कोई हमारे पास में, नियम नंबर 2 मैं इसी में बना दे रहा हूं, ठीक है, इसी को रफ करके नियम नंबर 2 लिख दे रहे हैं। नियम नंबर 2 ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मान लेते यहां से होकर जा रही है, ये प्रकाश की किरण है और यहां से होकर गुजरती है, तो इसमें परावर्तन के पश्चात, जैसे इधर गई, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो हम क्या लिख लेंगे, नोट करके लिख लीजिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण, समझ में आ रहा है सभी को? यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है,
तो ये नियम नंबर 2 है, याद रखिएगा। ये नियम ही लगाकर अभी हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे गुलफाम। ये सारे नियम लगाएंगे तब प्रतिबिंब बना पाएंगे। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से प्रतिबिंब बना लेंगे, सर हमारा प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, ऐसे बना लो। कहते सर हम घर पे देखे थे, हमारा एक प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से नहीं बना पाओगे प्रतिबिंब। इन्हीं नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे तब हम प्रतिबिंब बना पाएंगे। क्लियर है? तो नियम आपको याद भी हो जाने चाहिए। देखो मुझे याद है, ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रतिबिंब बना पाऊंगा क्योंकि नियम मुझे याद है। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इन नियमों को याद करिए और उसके बाद में हम अप्लाई करके अभी प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे आपको। और हर बार एग्जाम में प्रतिबिंब बनाने को आता है पेपर में। ये नोट कर लिया नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 है, इसे रफ कर दें। इसको क्या करें, इसको क्या करेंगे, ये रफ करना है ना। चलिए अब नियम नंबर 3 में इसी में एडिट कर दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो, हाँ बताओ, तुम बताओ कौन बता रहा है नियम नंबर 3, कौन बता रहा है भाई, बताओ। यदि कोई प्रकाश कहां से जाता है? तुम्हारी गली से होकर जाता है, और तुम्हारी गली से होते हुए फिर छत पे निकल जाता है, तो वहीं पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको नियम नंबर 3 कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो बताने जा रहा था फिर रुक गया। बताया करो अगर आपको आता है तो। देखो नियम नंबर 3 क्या है, इधर देखो। नियम नंबर 3 क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई, शांत रहो, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हाँ, ये कोई प्रकाश की किरण है, वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बराबर नहीं, बराबर कह दिए तो पैर तोड़ देंगे। हाँ, किसके? समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। ये आई प्रकाश की किरण आई और परावर्तन हुआ, कहां से होकर गई? फोकस से होकर गई। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे आप लोग? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर हो जाती है। यह नियम नंबर 3 और 3 ही नियम है, समांतर हो जाती है। अच्छा, ये सारे नियम हमने किसके लिए पढ़े? प्रतिबिंब बनाने के लिए। और ये नियम एक विशेष दर्पण के लिए हमने पढ़े हैं, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अब यही सारे नियम जो है हम उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, बट हम उसमें लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे, क्योंकि हम लिखवा चुके हैं। लैंग्वेज उसकी भी सारी वही है, यहाँ पर समांतर होकर चली जाती है, वहां पर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इधर भी देख लो, पढ़ाई खत्म कर देना, तुम उसमें घुसे पड़े हो। समझ में आया कि नहीं? सब नोट करो, डायग्राम भी बना लेना। चलिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां पर उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम थे। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग बना लेंगे उत्तल दर्पण के लिए, हमको साथ साथ बता देना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग सीख लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए, तो फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। पहले उत्तल दर्पण बना लिया जाए। उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं? उत्तल दर्पण में परावर्तक तल कैसा होता है? उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ भाग होता है, बस ये डेफिनेशन है। वो लेंस है, बहुत आगे निकल गए। ये इसमें उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होते हैं वो क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है। बताया तुमने सही, लेंस बता दिया। लेंस मत लिख के चले जाना दर्पण जब पूछे आपसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। तो देखो पहला नियम ये है, फर्स्ट नियम क्या है
इसमें भी फर्स्ट नियम है, अगर कोई हमारे पास ये वस्तु है, अगर यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो इसमें परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, वो वस्तु फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर ये फोकस है F और ये वक्रता केंद्र है इसका C, क्योंकि ये उधर उस तरफ धसी हुई है तो उधर होगा फोकस और वक्रता केंद्र दूसरी तरफ। तो ये जाने के बाद टकराएगी और टकरा के ऐसे वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, और यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि यहां पर मिल रही है, इसीलिए प्रतिबिंब इसका आभासी बनता है, दूसरी तरफ बनता है। क्लियर है? तो इसमें ये हमारा क्या है, इसकी फोकस दूरी यहां से लेकर ये होगी टोटल, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहला नियम ये है। फर्स्ट नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, आभास होता है। इसीलिए मैंने वर्ड एक बोला है कि मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है, लिख लोगे? लिखो अपने आप, इसकी हिंदी अपने आप लिखो, अभी चेक करेंगे। इसका नियम नंबर 2 कि अगर हमारे पास में, देखो मैं दूसरा बना दे रहा हूं, चलो दूसरा डायग्राम बना दे रहे हैं यहां पे। ये हमारे पास में दर्पण है, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है, ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा है। प्रकाश की किरण, इसमें प्रकाश की किरण ये हमारे पास F है, फोकस है ये C है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और इसमें परावर्तन होगी और ये इस पर जाने के बाद और ये पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है और वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र पर यह प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है और लेकिन ये पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण आई और पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गई और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट के चली जाती है। ये नियम नंबर 2 है। ये डायग्राम आपको याद रखना है कि कैसे बन रहे हैं। परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए अब नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 मैं इसी में बता दे रहा हूं। अगर कोई प्रकाश की किरण हमारी क्या है, प्रकाश की किरण किससे होकर जा रही है, अगर कोई हमारे पास प्रकाश की किरण है और ये होकर किससे जा रही है, ये ऐसा प्रतीत होती है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। यदि कोई प्रकाश की किरण है, ऐसा प्रतीत हो रही है कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, लेकिन ये जाती नहीं है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण इधर आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। मैंने नियम नंबर 2 और 3 एक ही में बना दिया है। बना लीजिए डायग्राम। क्या लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो आप अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, ये लिखना है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर है? पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, ये लिखना था नियम नंबर 2 में। अब नियम नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही लिखोगे ना? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात अपने आप लिख लीजिएगा आगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। डायग्राम बनाइए ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जो प्रतिबिंब बनाने में काम आएंगे। अब हम लोग एक दो प्रतिबिंब बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो ये नोट करिए जल्दी से। तुमको भी नींद आ रही है? थोड़ा क्लास में बढ़िया अच्छे से बैठा करो। 1 घंटे क्लास तुम लोग पढ़ने आते हो और तुमको देख के कसम से हमें नींद आने लगती है। तो जब तुम ही लोग ऐसे बैठोगे, मरे मरे बैठे हैं, कोई लूटे लिए जा रहा है, फेफड़े गुर्दा घर में रख के आए हैं, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठा करो घर क्लास में। हम भी आपका चेहरा देखते तो हमारा भी मन होता है अच्छा पढ़ाने का। अब मुंह देख लेते तुम लोग का, सो रहे हैं, एक नींद मार लें, क्या मतलब बनता है बताओ। 1 घंटे पढ़ने आते हो, अभी कोई स्कूल भी नहीं जो थक के आते हो। हाँ ये जरूर है, पबजी गेम खेल के आते हो, मोबाइल चला के आते हो, तो थोड़ा थकान सी होती होगी। तो थोड़ा सा बोर्ड का एग्जाम है, आप थोड़ा सा ये कम चलाइए मोबाइल वगैरह, ठीक है। नहीं तो मुझे घर पे फिर फोन करके बताना पड़ेगा कि फोन इसका बंद कर दीजिए, रिचार्ज ही नहीं होगा फिर, समझ लीजिए। इंटर में एक लड़का था, फोन बहुत चलाता था, उसके मम्मी को फोन कर दिया हमने, तो रिचार्ज ही उनका बंद हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा झूठ भी बोल देते हैं, जैसे आप तुम चलाते 1 घंटे हो गए, हम कह देंगे ये यहाँ भी लेके चलाता है फोन और यहाँ भी बैठ के चलाता रहता है, बाहर कह देंगे खेतों में बैठ के चलाता है। एक लड़का इतना पबजी के शौकीन को घूरे में बैठ के चलाओ। घूरा जानते हो कि नहीं? हाँ, नाली में बैठे एकदम तिकड़ी। हम भाई कह रहे सर नमस्ते, हमें नमस्ते करे। हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं सर, वो फोन देख रहे थे। तो हमने कहा फोन देख रहे हो? तो कह रहे हाँ सर वो पबजी चल रहे हैं ना, वो पबजी खेल रहे हैं। नाले में धंसे जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसी जा रही है, उसी में रगड़े पड़े हैं। सामने उधर बगल में एक और बैठा, एक साइड में इधर एक और बैठा, अपना बीच में बैठा। तो बताओ क्या मतलब? अरे गेम ऐसे खेलो, स्पोर्ट वाले गेम खेलो जिसमें रनिंग करो, दौड़ो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेल के आओ। सुबह चले जाओ 6 बजे, 1 घंटे फुटबॉल खेलाओ, 1 घंटे रनिंग करके आ जाओ, जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चले, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, कुछ आगे भी कुछ कर सकते हो, स्पोर्ट में जा सकते। ये नहीं आपको क्रिकेट बस शौक के लिए गए, 15-20 मिनट खेल लिए और जब फील्डिंग की बारी आई तो भाग लिए, है कि नहीं? बढ़िया क्रिकेट खेलो। तो अगर तुमको थोड़ा शौक के लिए, बाकी तुम्हें पता है बहुत हाई लेवल पे जाने के लिए अगर आप पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट में घुसे जा रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया से 11 लोग सेलेक्ट होते हैं। हमारे साथ के पता नहीं कितने स्टूडेंट थे जो क्रिकेट खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, कुछ नहीं कर पाए, पढ़ाई भी बर्बाद कर ली और क्रिकेट भी बर्बाद कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करो। वीडियो गेम बाद में खेल लेना जब आपका एग्जाम हो जाए, जब तक बोर्ड का एग्जाम है तब तक ये बदतमीजी मत करो, नहीं तो पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, नंबर भी अच्छे लेके आओ, मस्तिष्क करो पढ़ाई। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ रटा भी नहीं रहे, हर चीज हम समझाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई क्लास ही नहीं चलती, चाहे इंग्लिश की ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे साइंस ले लो। हम आपको ऐसा नहीं कि आप आते हो मैं यहाँ लिखाने लगता हूँ, मैं खुद एक एक चीज समझाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और तब भी अगर आपको नहीं समझ पा रहे हो तो आप दिखाइए हिंद हॉस्पिटल में अपने आप को, जांच कराइए दिमाग की, बादाम खाइए, ठीक है।